जरा जल्दी करो, दिन भर घर में पड़े रहते हो, कोई काम धंधा नहीं है तुम्हारा, बेरोजगार होकर बस मेरी कमाई पर जी रहे हो। वक्त उसी के लिए एक नया मुकाम लिख रहा था। पुल एक ऐसा तूफान बनकर लौटी कि पुलिस की वर्दी में सजी उस घमंडी दारोगा पत्नी को उसी के थाने में सैल्यूट ठोकना पड़ गया। ये कहानी सिर्फ इंतकाम की नहीं, ये कहानी है उस गुरूर की जिसे वक्त ने घुटनों पर ला दिया। सुबह के 7:30 बज रहे थे। सूरज की पहली किरण खिड़की से छनकर रसोई में आ रही थी। चूल्हे की आंच के सामने खड़ा रमेश पसीने से लथपथ था। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे। एक तरफ कुकर की सीटी बजने वाली थी और दूसरी तरफ वो गर्म रोटियां सेंक रहा था। रमेश को पता था कि अगर नाश्ते की थाली मेज पर लगने में 1 मिनट की भी देरी हुई तो बेडरूम से ऐसी गालियां और ताने आएंगे जो पूरे दिन उसके कानों में गूंजते रहेंगे। रमेश की पत्नी अंजलि इलाके के थाने में दारोगा थी। पुलिस की वर्दी, कंधे पर लगे सितारे और इलाके में उसका रुतबा, ये सब अंजलि के दिमाग पर एक गहरा नशा बनकर चढ़ चुका था। और इस नशे में उसे अपना पति रमेश कोई इंसान नहीं बल्कि घर का एक मुफ्त का नौकर लगने लगा था। रमेश नाश्ते की थाली लेकर बेडरूम में पहुंचा। अंजलि शीशे के सामने खड़ी होकर अपनी वर्दी के बटन लगा रही थी। उसने तिरछी नजरों से रमेश को देखा। नफरत और हिकारत से भरी वो नजरें जो बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह देती थी। ये शर्ट कब से पहन रहे हो तुम? अंजलि ने एक अजीब सी चिढ़ के साथ कहा। पिछले 4 दिन से यही सड़ी हुई शर्ट देखकर मेरा खून खौलने लगता है। कोई ढंग का कपड़ा नहीं है क्या तुम्हारे पास? मेरे थाने के लोग अगर तुम्हें इस भिखारी जैसी हालत में देखेंगे तो क्या सोचेंगे? यही ना कि एक दारोगा का पति 2 कौड़ी का इंसान है। रमेश खामोश रहा। उसने बस नजरें झुका ली और थाली मेज पर रख दी। वो क्या जवाब देता? वो जानता था कि उसके पास कोई नौकरी नहीं है। वो बेरोजगार है और इसी बेरोजगारी ने घर में उसकी हैसियत चप्पल की धूल से भी कम कर दी थी। रमेश अपनी तरफ से हर वो कोशिश करता था जिससे उसकी पत्नी खुश रहे। वो सुबह उठकर पूरे घर की सफाई करता, अंजलि के कपड़े धोता, उन्हें बहुत सलीके से प्रेस करता। अंजलि को खाने में क्या पसंद है इसका वो खास ख्याल रखता। उसे लगता था कि शायद उसकी ये मेहनत, उसका ये समर्पण देखकर एक दिन अंजलि का दिल पसीज जाएगा। शायद एक दिन उसे इस घर में एक पति होने का सम्मान मिलेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। अंजलि के लिए रमेश की ये सारी मेहनत उसकी मजबूरी थी। वो हर छोटी बात पर उसे ताने मारती। घर में अगर कोई छोटा सा सामान भी खत्म हो जाए तो बवाल खड़ा हो जाता। एक दिन अंजलि नहाकर बाहर निकली तो गुस्से में आग बबूला थी। बाथरूम में साबुन खत्म हो गया था। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? दिन भर घर में बैठे बैठे रोटियां तोड़ने के अलावा और आता ही क्या है तुम्हें? 2 रुपए कमाने की औकात नहीं है और मैं तुम्हें पाल रही हूं। रमेश ये सब सुनता और खून का घूंट पीकर रह जाता। एक मर्द के लिए अपनी पत्नी से ये सब सुनना मौत से कम नहीं होता, लेकिन रमेश सिर्फ अपने रिश्ते को बचाने के लिए ये सब बर्दाश्त कर रहा था। उसे लगता था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर उसे नहीं पता था कि अंजलि का घमंड अब एक ऐसी हद तक पहुंच चुका था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। और फिर वो मनहूस दिन आया जिसने रमेश के सब्र का आखिरी बांध भी तोड़ दिया। सुबह का वक्त था। अंजलि को थाने ले जाने के लिए पुलिस की जीप घर के बाहर आकर रुकी। जीप से एक सिपाही उतरा और दरवाजे पर खड़ा हो गया। रमेश ने शिष्टाचार के नाते उस सिपाही को पानी लाकर दिया। सिपाही ने मुस्कुराकर पानी लिया, लेकिन तभी अंजलि बाहर आई। अपने थाने के स्टाफ को सामने देखकर अंजलि का गुरूर अपने चरम पर था। उसने रमेश को सबके सामने जलील करने का एक मौका नहीं छोड़ा। अरे रमेश, ये मेरे जूते कहाँ रख दिए तुमने? रोज रोज मुझे बताना पड़ेगा क्या कि जूतों पर पॉलिश करके दरवाजे के पास रखा करो। अंजलि की आवाज में एक बॉस वाली कड़क थी। सिपाही थोड़ा असहज हो गया। रमेश चुपचाप गया और जूते लाकर अंजलि के सामने रख दिए। अंजलि ने सिपाही की तरफ देखते हुए बहुत ही हिकारत से कहा,
देख रहे हो कदम सिंह, इसे कोई काम ढंग से नहीं आता, बस मेरी कमाई की रोटियां तोड़ रहा है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो मेरे गले ये बेरोजगार पड़ गया। सच कहूं तो इसे अपने साथ खड़ा करने में भी मुझे शर्म आती है। रमेश के हाथ से पानी का गिलास थोड़ा छलक गया। वो शब्द किसी तेज धार वाले चाकू की तरह सीधे रमेश के दिल में उतर गए। सिपाही ने एक तरस भरी नजर से रमेश को देखा और जीप की तरफ मुड़ गया। कोई इंसान घर की चार दीवारी के अंदर अपनी पत्नी की कितनी भी जलालत सह ले, लेकिन दुनिया के सामने, खासकर किसी अजनबी के सामने अपनी ये बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस दिन रमेश अंदर से पूरी तरह टूट गया। उस दिन उसने पलटकर अंजलि से कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी छा गई, वो खामोशी जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है। उस रात घर में गहरा सन्नाटा था। अंजलि गहरी नींद में सो रही थी। रात के करीब 2 बज रहे थे। रमेश चुपचाप उठा। उसने अलमारी से अपने 2-4 पुराने कपड़े निकाले और एक छोटे से बैग में रख लिए। उसने सोते हुए अंजलि के चेहरे को एक आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में अब कोई प्यार नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, बस एक खालीपन था। उसे समझ आ गया था कि इस घर में रहकर वो कभी अपनी इज्जत वापस नहीं पा सकता। इज्जत मांगी नहीं जाती, इज्जत कमानी पड़ती है। रमेश ने दरवाजे की कुंडी धीरे से खोली और उस घर से बाहर निकल गया, हमेशा के लिए, बिना किसी को बताए, बिना किसी आहट के। सुबह जब अंजलि की आंख खुली तो उसे रमेश कहीं नहीं दिखा। उसने अपनी अकड़ में सोचा कि शायद 2-4 दिन कहीं धक्के खाकर वापस आ जाएगा। उसका वही पुराना लाचार और बेबस पति। लेकिन अंजलि नहीं जानती थी कि आज जो रमेश इस घर की दहलीज पार कर गया है, वो अब कभी लौटकर नहीं आएगा। और जब वो आएगा तो वो अंजलि का बेबस पति नहीं, बल्कि कोई और ही होगा, जिसके सामने अंजलि को अपना सिर झुकाना पड़ेगा। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से घूमता रहा। 1 महीना, 1 साल, और देखते ही देखते पूरे 5 साल बीत गए। इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला था तो वो था अंजलि का गुरूर। रमेश के जाने का उसे कोई दुख नहीं था, बल्कि वो तो खुश थी कि चलो, उसके गले से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। अब उसे किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ता था। उसका सारा ध्यान सिर्फ अपनी वर्दी, अपने रुतबे और थाने में अपनी धाक जमाने पर था। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान का घमंड आसमान छूने लगता है तो कुदरत खुद उसे जमीन पर लाने का इंतजाम करती है। और अंजलि के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अंजलि का तानाशाही रवैया और दूसरों को नीचा दिखाने की आदत की वजह से थाने में ही उसके कई दुश्मन बन गए थे। उसके अपने ही कुछ साथी उसकी इस तरक्की और अकड़ से जलने लगे थे। और फिर एक दिन उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची गई। थाने के ही एक भ्रष्ट पुलिस वाले ने अंजलि को रास्ते से हटाने के लिए एक बिल्डर के साथ मिलकर ऐसा जाल बिछाया जिसमें अंजलि बुरी तरह फंस गई। एक फाइल, कुछ फर्जी दस्तखत और लाखों रुपए की रिश्वत का एक ऐसा झूठा इल्जाम अंजलि पर लगा जिसने रातों रात उसकी पूरी दुनिया पलट कर रख दी। जिस वर्दी पर उसे इतना घमंड था, उसी वर्दी पर भ्रष्टाचार का ऐसा गहरा दाग लगा कि डिपार्टमेंट ने उसे तुरंत सस्पेंड कर दिया। ये अंजलि के लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं था। कल तक जो लोग उसे मैडम मैडम कहते हुए आगे पीछे घूमते थे, आज उन्होंने अंजलि से नजरें फेर ली थी। जिन पुलिस वालों के सामने उसने अपने पति रमेश को बेइज्जत किया था, आज उनमें से एक भी इंसान उसके साथ खड़ा नहीं था। सबने उससे अपना पल्ला झाड़ लिया। आज अंजलि अपने उसी बड़े से सरकारी घर में बिल्कुल अकेली बैठी थी। घर में चारों तरफ भयानक सन्नाटा था। उसने रसोई की तरफ देखा, जहां कभी रमेश पसीने में भीगकर उसके लिए खाना बनाता था। आज वो रसोई वीरान पड़ी थी। उसे पहली बार उस घुटन और अकेलेपन का एहसास हो रहा था जो रमेश हर दिन उस घर में रहकर महसूस करता था। जेल जाने का डर, मीडिया में बदनामी का खौफ और अपनी नौकरी छिन जाने की दहशत अंजलि को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाई जा रही थी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को बेगुनाह कैसे साबित करे। कोई वकील, कोई बड़ा अफसर उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसे लगने लगा था कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। मामला एक पुलिस अफसर के करप्शन का था, इसलिए केस की फाइल सीधे स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट यानी राज्य निगरानी विभाग के हेडक्वार्टर भेज दी गई। विजिलेंस हेडक्वार्टर के एक बड़े से शानदार केबिन में एक बड़ा अफसर अपनी कुर्सी पर बैठा था। चपरासी ने आकर एक लाल रंग की फाइल उस अफसर की टेबल पर रखी। अफसर ने धीरे से फाइल खोली। उसकी नजरें पन्नों को पलट रही थी। तभी उसकी उंगलियां एक पन्ने पर जाकर रुक गई। फाइल पर लिखा था, आरोपी दारोगा अंजलि सिंह, थाना कोतवाली। ये नाम और ये थाना देखते ही उस अफसर के हाथ कुछ पल के लिए वही थम गए। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी से पीछे टिक कर बैठ गया। ये कोई आम केस नहीं था। ये वही कोतवाली थाना था जहां कभी उसे 2 कौड़ी का इंसान समझा जाता था, जहां उसे जलील किया गया था। उस अफसर ने इंटरकॉम का बटन दबाया और अपने असिस्टेंट को लाइन पर लिया। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी खामोशी और गजब का आत्मविश्वास था। हेलो शर्मा, अफसर ने भारी आवाज में कहा। कोतवाली थाने की जो करप्शन फाइल आई है, उसकी जांच कोई और टीम नहीं करेगी। इस केस को मैं खुद हैंडल करूंगा। कल सुबह मेरी गाड़ी सीधे कोतवाली थाने जाएगी। उधर अपने घर के अंधेरे कमरे में बैठी अंजलि आंसुओं से अपनी बेगुनाही की भीख मांग रही थी। उसे लग रहा था कि कल विजिलेंस का जो भी अफसर आएगा, वो उसे हथकड़ी पहनाकर जेल भेज देगा। अंजलि को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कल सुबह उसके थाने में विजिलेंस का जो बड़ा अफसर बनकर आ रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि वही चप्पल की धूल है जिसे उसने 5 साल पहले अपने पैरों तले रौंद दिया था। वक्त का पहिया पूरा घूम चुका था और अब फैसले की घड़ी आ गई थी। अगली सुबह कोतवाली थाने का नजारा किसी खौफनाक सपने जैसा था। अचानक 3-4 सरकारी गाड़ियां थाने के बाहर आकर रुकी। विजिलेंस की टीम ने पूरे थाने को अपने कब्जे में ले लिया था। जो पुलिस वाले कल तक इलाके में अपनी वर्दी का रौब झाड़ते थे, आज उनकी सिट्टी पिट्टी गुम थी। अंजलि उस वक्त थाने में नहीं थी, वो एक दूसरी जगह ड्यूटी पर थी। तभी उसके फोन की घंटी बजी। फोन थाने के मुंशी का था, जिसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। उसने बताया कि मैडम, तुरंत थाने आ जाइए। विजिलेंस वालों का छापा पड़ा है। कोई बहुत बड़े अफसर खुद आपके केस की फाइल लेकर आए हैं और केबिन में बैठे हैं। उन्होंने सीधे आपको तलब किया है। यह सुनते ही अंजलि के हाथ से फोन छूटने को हो गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि आज उसकी गिरफ्तारी पक्की है। वो बदहवास हालत में किसी तरह थाने की तरफ भागी। जैसे ही अंजलि ने कांपते कदमों से थाने के अंदर कदम रखा, वहां का नजारा देखकर वो सन्न रह गई। थाने का पूरा स्टाफ, वो सारे लोग जो कल तक अंजलि की जी हुजूरी करते थे, आज एक कतार में सिर झुकाए खड़े थे। अंजलि खौफ से कांपते हुए धीरे धीरे एसएचओ के केबिन की तरफ बढ़ी। दरवाजे पर विजिलेंस के 2 गार्ड खड़े थे। अंजलि ने एक गहरी सांस ली और कांपते हाथों से केबिन का दरवाजा खोला। केबिन के अंदर एक गहरी शांति थी। सामने एक बड़ी सी कुर्सी पर वो अफसर पीठ फेर कर बैठा था। अंजलि ने डरते हुए कांपती आवाज में कहा, जय हिंद सर, मैं दारोगा अंजलि सिंह। उस अफसर ने धीरे से अपनी कुर्सी घुमाई और जैसे ही अंजलि की नजर उस अफसर के चेहरे पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और गले से आवाज तक सूख गई। वो कोई और नहीं, उसका अपना पति रमेश था। वही रमेश जिसे उसने बेरोजगारी के ताने देकर जलील किया था। वही रमेश जिसे उसने सबके सामने चप्पल की धूल से भी बदतर बताया था। आज वही रमेश एक शानदार सूट में पूरे रुतबे और ताकत के साथ उसके सामने उसका बॉस बनकर बैठा था। अंजलि को लगा कि आज रमेश अपनी हर एक बेइज्जती का गिन गिन कर बदला लेगा।
उसे सीधा सस्पेंड करेगा और हथकड़ी पहनाकर जेल भेज देगा। डर, शर्म और पछतावे के बोझ तले अंजलि वही रमेश के सामने घुटनों पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। अंजलि रोते हुए और गिड़गिड़ाते हुए बोली, मुझे माफ कर दो रमेश, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, मुझे मेरे घमंड की सजा मिल गई है, पर प्लीज मुझे जेल मत भेजना, मैं बर्बाद हो जाऊंगी रमेश, मुझे बचा लो। रमेश अपनी कुर्सी से उठा और अंजलि के पास आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर न कोई गुस्सा था, न ही बदला लेने की कोई खुशी। वो बिल्कुल शांत था। उसने बहुत ही शांत और गंभीर आवाज में कहा, उठो अंजलि, इस तरह रोने और गिड़गिड़ाने का अब कोई फायदा नहीं है। जो होना था वो 5 साल पहले हो गया। मैं यहां तुम्हारे आंसू पोंछने या अपना पुराना हिसाब चुकता करने नहीं आया हूं। मेरा वो बेबस और लाचार रूप उसी दिन मर गया था जब मैं वो घर छोड़कर निकला था। रमेश वापस अपनी कुर्सी पर बैठा और उसने फाइल खोलते हुए कहा, तुम्हारे और मेरे रिश्ते का जो भी सच रहा हो, उसकी वजह से मैं आज इस कुर्सी पर बैठकर सच और झूठ का गलत फैसला नहीं कर सकता। मैं यहां सिर्फ इंसाफ करने आया हूं। और रमेश ने बिल्कुल यही किया। उसने अंजलि से कोई पुराना रिश्ता नहीं निभाया, बल्कि एक ईमानदार अफसर की तरह अपना काम किया। उसने केस की फाइलों को खंगाला, सबूतों की बारीकी से जांच की और थाने के हर उस इंसान से सख्ती से पूछताछ की जिस पर उसे शक था। रमेश की तेज नजरों और कड़ी जांच के सामने झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सका। महज चंद घंटों के अंदर रमेश ने असली मुजरिम को बेनकाब कर दिया। ये वही पुलिस वाला था जिसने अंजलि को फंसाने के लिए बिल्डर के साथ मिलकर ये पूरी साजिश रची थी। रमेश ने सबके सामने असली मुजरिम को गिरफ्तार करवाया और उसे जेल भेज दिया। उसने अंजलि को उस झूठे केस से पूरी तरह बाइज्जत बरी कर दिया। रमेश ने अंजलि को क्लीन चिट का वो पेपर थमाया और बिना कुछ कहे केबिन से बाहर निकलने लगा। तभी अंजलि दौड़कर रमेश के सामने आई और उसके पैरों में गिर पड़ी। लेकिन इस बार उसके आंसू डर के नहीं थे, बल्कि ये आंसू उस पछतावे के थे जो उसे अंदर से चीर रहे थे। उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो चुका था। अंजलि सिसकते हुए बोली, रमेश, जिस इंसान को मैंने हमेशा नीचा दिखाया, आज उसी ने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। तुमने आज ये साबित कर दिया कि असली ताकत वर्दी में नहीं, इंसान की नीयत में होती है। मुझे मेरी गलती की बहुत बड़ी सजा मिल गई है। क्या तुम मुझे एक आखिरी बार, सिर्फ एक बार माफ नहीं कर सकते? रमेश कुछ पल के लिए रुका। उसने झुककर अंजलि को कंधों से पकड़ा और उठाया। रमेश की आंखों में भी आज एक सुकून था। उसने अंजलि की तरफ देखा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसे माफ कर दिया। उस दिन अंजलि का वो झूठा गुरूर हमेशा के लिए टूट गया था। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी में जो इंसान आपके बुरे वक्त में खामोशी से आपका साथ देता है, वही आपका सबसे बड़ा हमसफर होता है। वक्त ने अपना पूरा इंसाफ कर दिया था और एक टूटे हुए रिश्ते को एक नई शुरुआत मिल गई थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें अपना प्यार व समर्थन दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही दिल को छू लेने वाली भावनात्मक कहानियां लगातार लेकर आते रहें। आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपका हर कमेंट और हर समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद। जय हिंद।